तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन क्या होता है, स्टेजेस क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल स्टडी के स्टैटिस्टिकल टूल क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने डायग्राम से भी देखा, ग्राफ से भी देखा, सब कुछ अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, क्या स्कोप होता है स्टैट्स का। तो इसको समझते हैं। Study of the scope of statistics includes number one, nature of statistics, number two, subject matter of statistics, number three, limitations of statistics. Clear है? तो सबसे पहले आता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? बेसिक क्वेश्चन इज वेदर स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। तो एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या साइंस स्टैट्स है, सॉरी स्टैट्स जो है वो साइंस है या एक आर्ट है। ठीक है, तो प्रोफेसर टिपेट ने यहाँ पे बोला है स्टैटिस्टिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। A science, statistics studies numerical data in scientific or systematic manner. As an art, statistics relates to technique, data, to the real life problems. Clear है? तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या था? यहाँ के लिए एक क्वेश्चन था कि क्या साइंस आर्ट है, सॉरी स्टैटिस्टिक्स आर्ट है या साइंस है। क्लियर है? तो जो प्रोफेसर टिपेट थे उन्होंने क्या डेफिनेशन दी इसकी, जो स्टैटिस्टिक्स है वो दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। अब साइंस किस तरीके से है कि जो भी स्टैटिस्टिक्स स्टडी हम कर रहे हैं उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में या एक साइंटिफिक फैक्ट्स के थ्रू उनको कलेक्ट किया जाता है, इसलिए वो साइंस है। और आर्ट किस लिए है? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा से रिलेट करता है, ठीक है, जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट होती हैं, इस वजह से वो आर्ट है। By using statistical data, we are able to analyze and understand real life problems much better than otherwise. तो स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करके हम जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और अदर किसी मेथड के समझने के बजाय। क्लियर है? Thus, the problem of underemployment in India is more meaningfully analyzed when the size of unemployment is supported with quantitative data. तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसको हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट कर सकें। क्लियर है? तो ये था हमारा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्या होता है? ठीक है, सिंपल है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड टू कंपोनेंट्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? Descriptive statistics refer to those methods which are used for the collection, presentation as well as analysis of data. तो descriptive statistics क्या होता है? ये उन मेथड को रेफर करता है जिनका यूज़ हम कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस में करते हैं। क्लियर है? These methods relate to such estimation as measurement of central tendencies, जिसमें एवरेज, मीन, इन मीडियन, मोड आता है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एट्सेट्रा, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन एट्सेट्रा। तो जो मेथड एस्टिमेशन में यूज़ होते हैं वो क्या क्या होते हैं? जैसे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, ठीक है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं उनको कैसे मेज़र करते हैं, जैसे एवरेज, मीन के थ्रू, मीडियन के थ्रू, मोड के थ्रू होता है। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन कैसे निकालते हैं हम लोग, उसके लिए मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है। मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट आता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू ऑल सच मेथड बाय which conclusions are drawn related to the universe और population of the basis of given sample। तो inferential statistics में क्या होता है? वो
बाकी जितने भी मेथड यूज़ करते हैं जो कंक्लूजन लाने के लिए, जो कि जो जिस बेस पर हम या जिस यूनिवर्स पे या पॉपुलेशन पे हम डेटा कलेक्ट किए हैं उनका कंक्लूजन निकालने के लिए, तो जितने भी यूज़ करते हैं हम लोग मेथड्स, उनको बोलते हैं हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स और यूनिट्स रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट। ठीक है, तो यूनिवर्स का मतलब कहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है यूनिवर्स या पॉपुलेशन का मतलब, यूनिवर्स या पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि जिस ग्रुप पर हम स्टडी कर रहे हैं वो सब एक ही ग्रुप पे हों। ठीक है, या एक ही यूनिट, मतलब एक ग्रुप की ही सारी यूनिट हो। जैसे प्रोडक्शन पर हम यूज़ कर रहे हैं तो जितना भी डेटा है हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर है? एक स्कूल से कर रहे हैं तो उस स्कूल से ही रिलेटेड सभी होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये होती है हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस क्या आती हैं। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम स्टैटिस्टिक्स हैज़ इमर्ज टू बी क्रूशियल सिग्निफिकेंस इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। हाउएवर इट्स सर्टेन लिमिटेशन thus writes Newshome that statistics must be regarded as an instrument of research of great value, but barring sev- severe limitations such are not possible to overcome। तो क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? सबसे पहले आती है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली सच फैक्ट्स एज कैन बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो स्टैटिस्टिक्स की स्टडी जो होती हैं वो केवल न्यूमेरिकल टर्म में ही एक्सप्रेस होनी चाहिए। इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पैट्रियोटिज्म, जस्टिस। मीन्स जो भी इमोशन है उनका स्टडी स्टैट्स के थ्रू नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स का ही स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। ठीक है, तो स्टडी जो होती है केवल एग्रीगेटिव क्वांटिटेटिव फैक्ट्स की ही में ही करती है। इट डज नॉट स्टडी स्टैटिस्टिकल फैक्ट रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर यूनिट। किसी एक पर्टिकुलर यूनिट से अगर जो हमारे टर्म है रिलेट कर रहे हैं उनका स्टडी स्टैटिस्टिक्स में नहीं होता है, ये ओवरऑल यूज़ किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है होमोजिनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। To compare data, it is essential that statistics are uniform in quality. Data of diverse qualities like kinds cannot be compared। तो जो जिस पर्पस से हम स्टडी कर रहे हैं उसी पर्पस का हमारा डेटा होना चाहिए। अगर हमारे पर्पस से अलग डेटा है तो उसकी स्टडी नहीं की जा सकती है। इसलिए तो जो इस पर्पस से हम स्टडी कर रहे हैं हमारा डेटा उसी पर्पस के लिए ही कलेक्ट किया गया होना चाहिए। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली एज एवरेज। तो जितने भी स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन निकलते हैं वो सब एवरेजेस पर ही निकलते हैं और वो सही होते हैं। दे एक्सप्रेस ओनली द broad tendencies, unlike the laws of natural science, statistical otherwise are not error free। तो जो भी डेटा एक्सप्रेस किया गया है वो ब्रॉड टेंडेंसीज में ही एक्सप्रेस किया गया है। अगर जो लॉज हैं उनको हम अगर हटा दें, ठीक है, तो जो हमारा डेटा है स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन है वो एरर फ्री नहीं होगा। क्लियर है? तो ये ज़रूरी है कि सिस्टमैटिक मैनर में ही या एवरेज के थ्रू ही उसका स्टडी किया जाना चाहिए। नंबर 5 है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन्स पर्शियसली, जो भी कंक्लूजन निकल रहा है उसको अगर अच्छे से समझना है, इट इज़ नेसेसरी दैट द सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस अंडर विच दीज कंडीशंस हैव बीन ड्रॉन आर ऑल्सो स्टडीज। तो उनको अच्छे से समझने के लिए जो कंक्लूजन निकल रहा है तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि
जिस पर्पस से हमें डाटा कलेक्ट किया है, तो हमें जिन कंडीशंस में डेटा मिला है उन कंडीशंस की भी स्टडी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, दे में प्रूव टू बी रॉन्ग, अदरवाइज दे में प्रूव टू बी रॉन्ग। नहीं तो अगर कंडीशंस का हमने स्टडी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डेटा का स्टडी करके हमने कंक्लूजन निकाल दिया, तो वो हो सकता है गलत भी हो जाए। क्लियर है? आगे आते हैं। कैन बी यूज्ड बाय द एक्सपर्ट। Statistics can be used only by those persons who have a special knowledge of statistical method। तो स्टैटिक्स केवल उन्हीं को यूज़ करनी चाहिए जिनको स्टैटिस्टिकल मेथड्स की अच्छी जानकारी हो। ठीक है, दोज हु आर इग्नोरेंट अबाउट दीज मेथड्स कैन नॉट मेक सेंसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जिनको जो मेथड्स हैं वो अगर इग्नोर करते हैं तो हम सेंसिबल रिजल्ट्स पे नहीं आएंगे, तो जो हम रिजल्ट निकालेंगे वो सेंसिबल नहीं होगा, मीन्स वो यूजफुल नहीं होगा। इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट डेटा इन द हैंड्स ऑफ एन अनक्वालिफाइड पर्सन इज लाइक अ मेडिसिन इन द हैंड ऑफ अ क्वैक हु मे अब्यूज इट। ठीक है, leading to distress consequences. In words of Euler and Kendall, statistics method are most dangerous tool in the hand of inexpert। तो जो राइटर हैं यूले एंड कैंडल, उन्होंने क्या बोला है, जो स्टैटिस्टिक्स है अगर वो किसी इनएक्सपीरियंस हाथ में है या इनएक्सपर्ट हाथ में है तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस टूल्स हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है जो स्टैटिक्स है जिसको उसके बारे में अच्छी नॉलेज है केवल उसी को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोन टू मिसयूज। मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी कॉमन। तो जो स्टैटिस्टिक्स डेटा है उसका मिसयूज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में यूज टू सपोर्ट अ प्री ड्रॉन कंक्लूजन इवन व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसको पहले से ही कंक्लूजन जो निकाला गया उस पर भी यूज़ किया जा सकता है, भले ही फिर वो गलत ही क्यों ना हो। इट इज़ यूजुअली सैड स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और अ डेविल एज यू प्लीज। तो स्टैटिस्टिक्स की जो कंपैरिजन वो किससे किया गया है, क्ले से किया गया है। क्ले क्या होती है, जिससे कि हम मॉडल्स तैयार करते हैं आर्ट में। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिक्स को उस क्ले से कंपैरिजन किया गया है, किस लिए, क्योंकि अच्छे के अगर हाथ में हो तो उससे अच्छा बना सकते हैं, अगर गलत हाथ में गया तो उससे गलत रिजल्ट भी निकाला जा सकता है। मीन्स जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस वजह से स्टैटिस्टिक्स केवल और केवल एक्सपर्ट के ही द्वारा यूज़ किए जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। अब क्या फंक्शंस और इम्पोर्टेंस होती है इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक में। ठीक है, तो जो प्रोफेसर टिपेट हैं उनके क्या वर्ड्स हैं, अ डे माइट कम व्हेन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन द यूनिवर्सिटीज विल गो आउट ऑफ द control of economic theoretician and come under the control of a statistical workshop in the same manner as the department of physics and chemistry have come under the control of experimental laboratories। तो उनका कहना ये है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटीज़ का वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। किसके कंट्रोल से, जो इकोनॉमिक थ्योरेटिशियंस हैं उनके। और कहाँ पे आ जाएगा, जो स्टैटिस्टिकल वर्कशॉप होती है वहाँ पे, सेम उसी तरीके से जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो लेबोरेटरी में आ गया है उनकी स्टडी के लिए। ठीक, अब बुक्स की स्टडी नहीं रहेगी, केवल और केवल जो वर्कशॉप है वहाँ पर स्टडी रह जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा, उन्होंने ये वर्ड बोले हैं। तो अब इसका फंक्शन और इम्पोर्टेंस क्या है इसको समझते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, कंसीडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम
be it the problem of unemployment, the problem of price rise, or the problem of shrinking export, the first task of the economist is to understand its magnitude through its quantitative expression. क्लियर है? तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी एक प्रॉब्लम लेते हैं, अगर स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम में कोई एक प्रॉब्लम ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है, या जो प्राइस हाइक हो रहा है, राइज हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, उसकी प्रॉब्लम है, या एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम है, तो इनकी स्टडी के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना होता है। क्लियर है? दूसरा आता है इंटर सेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। इकोनॉमिक्स डू नॉट स्टॉप merely at the quantitative expression of the problem. They would try to further comprehend it through intersectoral and intertemporal comparison. ठीक है? तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, केवल यहीं पे स्टॉप नहीं होते हैं कि प्रॉब्लम जो होती है वो बढ़ रही है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठीक, तो वो क्या करते हैं, इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन करते हैं और इंटर सेक्टरल भी कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इंटर सेक्टरल कंपैरिजन वी मीन कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक, मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में उन सबसे कंपेयर करना होता है इंटर सेक्टरल कंपैरिजन। Thus, analyzing the problem of unemployment, the economists would like to know the magnitude of unemployment across rural and अर्बन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से समझना है तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमी के उन सब की स्टडी पहले करनी चाहिए। ठीक है, दे वुड लाइक टू नो व्हाट परसेंटेजेस ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयमेंट कंपेयर टू द अर्बन पॉपुलेशन। तो ये जानना ज़रूरी होता है कि रूरल और अर्बन में क्या डिफरेंस है अनएम्प्लॉयमेंट के परसेंटेज में। क्लियर है? इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम। मीन्स इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन में मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम है वो कितनी कम हुई है या कितनी बढ़ गई है। दिस वुड मीन मेकिंग अ कंपैरिजन ओवर डिफरेंट प्लान पीरियड्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी प्लान्स आए हैं, तो मेन बेसिकली जो भी प्लान्स आते हैं वो 5 ईयर प्लान्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो जितने भी प्लान्स अभी तक आए हैं उन सबका स्टडी किया उन्होंने, जिससे कि उनको पता चले कि हर प्लान में कितना वर्क किया गया जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, तो प्रॉब्लम उससे सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, कितनी बढ़ी है कितनी कम हुई है। तो दोनों सेक्टर जो अर्बन और रूरल सेक्टर हैं दोनों में। क्लियर है? नेक्स्ट आता है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Economists try to find out cause and effect relationship between different sets of data। तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो ये फाइंड आउट करते हैं किस वजह से ये प्रॉब्लम निकल के आई है। वो अलग अलग डेटास का स्टडी करके ये निकालते हैं। ठीक है, दिस इनेबल्स देम टू attempt an effective diagnosis of the problem and accordingly to suggest some effective remedies। तो उनका काम क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको अच्छे से फाइंड आउट करना है कि किस वजह से हुई है और किन तरीकों से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये काम होता है स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। व्हाट इज इकोनॉमिक थ्योरी? इकोनॉमिक थ्योरी, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, वो क्या है? ठीक है, इट इज एन established statistical relationship between different set of statistical data। तो जितने भी अलग अलग टाइप के स्टैटिस्टिकल डेटा हैं उन सबके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टैंड करने को ही बोलते हैं इकोनॉमिक थ्योरी। क्लियर है? ऑफरिंग कंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, जो कि
इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को ऑफर कर रहा होता है, जिससे कि थ्रू कंक्लूजन निकले। ठीक है। द वेल नोन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। तो सबसे एक ज़्यादा अच्छे से कॉमन जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, एक किसी कमोडिटी का प्राइस और उसकी डिमांड। तो बेसिकली क्या देखते हैं, प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ती है, प्राइस ज़्यादा होता है, डिमांड कम हो जाती है। तो ये क्या एक बेसिक प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम जिसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। ठीक है। इकोनॉमिस्ट डू फोरकास्ट थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज। बाय देम फॉर फोरकास्टिंग डू नॉट मीन सम astrological predictions. We only mean to access and ascertain the future course of certain events which are of economic significance. तो इकोनॉमिक्स का मेन एक काम क्या होता है, जो भी स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन निकल रहा है उनको फोरकास्ट करना। उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलेंगे, केवल वो फ्यूचर में होने वाली उसकी संभावनाओं को बताते हैं कि इससे क्या आगे फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ठीक है। हाउ डज द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड टू इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेशन एज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि कैसे जो फाइनेंस मिनिस्टर हो ये डिसाइड करते हैं कि जो टैक्स है उसको बढ़ाना है या कम करना है गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए, कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज, जाहिर सी बात है स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ के थ्रू ही। इट इज़ थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन that the finance minister gets a feedback on the tax paying capacity of the people and revenue needs to of the government। तो जाहिर सी बात है ये स्टैटिस्टिकल स्टडी के थ्रू ही स्टडी करते हैं, जिससे कि उनको ये पता चलता है कि जो टैक्स पेइंग कैपेसिटी है पीपल्स की वो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, या कितना उनको रेवेन्यू गवर्नमेंट को बढ़ाना है अपना। क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब ये क्या होता है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर वेयर द प्रोड्यूसर फाइंड्स दैट हिज प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम और वेयर द कंज्यूमर फाइंड्स दैट हिज सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम। तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम